नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से इस वक्त जंग जारी है। ये एक महामारी है। सरकारें, प्रशासन अपना काम करे, लेकिन इन सब के बीच आपकी और हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी ये कि हम सब मिलकर कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये तय कर लें आप कि मास्क तब तक ना उतारें जब तक आप दूसरों से बिल्कुल अलग ना हो। जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में हैं, ये मानकर चलें कि ये मास्क ही इस समय आपका, हमारा, हम सबका सबसे बड़ा हथियार है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान टाउटे अब भारत की टेंशन बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अलग अलग हादसों में अब तक देश में 10 लोगों की मौत की खबर भी है। देश के 5 अलग अलग राज्यों से तूफान की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस कदर इसका खतरा मंडरा रहा है, ये इसकी बानगी। हालांकि इसकी टक्कर की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। टाउटे तूफान की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मुंबई और नवी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भी भर गया है। लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चक्रवाती तूफान टाउटे हर गुजरते पल के साथ अब और ज्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है। दक्षिण मुंबई के कोलाबा में तो 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही है। आपके सामने मुंबई की ये तस्वीर भी है। पहली तस्वीर मुंबई के अंधेरी इलाके की है, जहां लगातार बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी जमा हो गया है। लोग गाड़ियां छोड़ पैदल ही रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अंधेरी के अलावा परेल इलाके की। यहां सड़क पर बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है और लोग ट्रैफिक में फंसे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई और तस्वीरें मुंबई और आसपास के इलाके की, जहां इसी तरह के हाल हैं। टाउटे तूफान की वजह से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और बीती रात से ही मुंबई और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन जो मुंबई के लो लाइन इलाके हैं, मानसून के वक्त जहां पानी जम जाता है, इस टाउटे तूफान की वजह से अभी भी वहां दिक्कत है। अंधेरी, परेल, नवी मुंबई और दूसरे और इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई से ही लगा हुआ ठाणे का डोंबिवली का इलाका है। बड़े बड़े होर्डिंग सड़क पर गिर गए हैं। कई जगह पेड़ तूफान की वजह से गिर गए हैं, कहीं पटरियों पर तो कहीं मकानों पर। परेल और अंधेरी के लो लाइन के इलाके, जहां सड़क पर ही तेजी से बहती तेज धारा के साथ नदी की तरह नजारा दिखाई दे रहा है। लेकिन टाउटे तूफान की वजह से लोगों को इस तरह की आशंका भी जाहिर की गई है कि आप एहतियात जरूर बरतें। लगातार मूसलाधार बारिश भी आगे हो सकती है। चौथी तस्वीर आप डोंबिवली की देख रहे हैं। तूफान की वजह से तेज हवाएं यहां पर चल रही है और एक बड़ा होर्डिंग सड़क पर गुजरती एक गाड़ी पर गिर गया है। टाउटे तूफान की वजह से मुंबई में कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कुर्ला इलाके की तस्वीर है, जहाँ पर घुटने भर से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तालाब बनी हुई है, पूरी सड़कें, इस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। और ऐसा एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर इस तरीके के हालात हैं। जो लोग इस इलाकों से निकल रहे हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को बचाते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि पूरी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों का है और लगातार कई हिस्सों में बारिश शुरू होने की वजह से पानी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तूफान के चलते रात से बारिश जारी है, तेज हवाओं के साथ बरसात जारी है, जिसका असर आप देख सकते हैं। इस समय हम परेल इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जल जमाव हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे कि नज़ारों में कि गाड़ियां आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुकी हैं। दुकानों के अंदर पानी जा रहा है। लॉकडाउन जारी है, ऐसे में ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। केवल होटल्स चालू हैं जहां पर पार्सल सुविधा दी जा रही है, लेकिन उन होटल्स के अंदर भी पानी जा रहा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों तक जो है पानी जमा हो गया है, जिसका असर आप ट्रैफिक पर भी देख सकते हैं। करीब 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम हो गया है। यहाँ पर बीएमसी का कोई भी अधिकारी अभी तक मौजूद नहीं है। आप दृश्यों में आपको दिखाना चाहेंगे कि कई गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो गई हैं। बाइक सवार
अपनी गाड़ियों को लेकर किसी तरह इस पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पानी निकालने के लिए पंप लगाया गया है, लेकिन उस पंप का कोई असर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। लगातार पानी जो है वो बढ़ते जा रहा है। बरसात अभी भी जारी है और बीएमसी का कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुंबई के परेल इलाके में जल जमाव देखा जा रहा है, ट्रैफिक जाम है। परेल में ही मौजूद हैं आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त, और मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में विवेक गुप्ता। ठीक उसी तरीके से गुजरात में जहां एहतियात बरती जा रही है टाउटे तूफान की वजह से, गिर सोमनाथ के वेरावल इलाके में जनक दवे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त क्या तैयारी मुंबई की? परेल इलाके में आशीष हमारे सहयोगी हैं। आशीष, जिस तरह से जल जमाव देखा जा रहा है, अगर ये मानसून का वक्त होता तो तैयारियां उस हिसाब से होती, लेकिन क्या जब जल जमाव हो गया है, कई हादसे ऐसे भी हुए जहां पर मैनहोल खुले हुए हैं और कई बड़े हादसे इसकी वजह से हो गए, इसका खास ख्याल रखा गया है? प्रशांत, आपको दिखाना चाहेंगे, इस समय हम परेल इलाके में खड़े हैं और यहाँ का जो जल जमाव है, जो पानी का लेवल है वो बढ़ चुका है। साथ ही मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं जो पैदल चलकर जा रहे हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। अगर कोई मैनहोल होता है तो बीएमसी की तरफ से कम एक बोर्ड वहाँ पर लगता है कि यहाँ पर मैनहोल है, सावधानी से चले, लेकिन इस तरह का कोई बोर्ड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लाइन से बसेस नज़र आएंगी। ये जो ट्रैफिक जाम है ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैफिक जाम है। परेल इलाका एक लो लाइन इलाका है। महज कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में मानसून दाखिल होने वाला है। बीएमसी ये दावा कर रही है कि उनकी तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन ये तैयारी होने का जो दावा है वो पहली ही बरसात में बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे कुछ और लो लाइन इलाके हैं जहां इस तरह से पानी भर गया है, लेकिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। मुंबई के ही मरीन ड्राइव इलाके में भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर आ रही है वो दिक्कत खड़ी कर सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी अब जारी कर दी है। टाउटे तूफान की वजह से भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसके साथ ही साथ कुछ इलाकों में तो धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाएं चलेगी और इसीलिए और ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। मरीन ड्राइव इलाके में हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक, जिस तरह से आशंका जाहिर की गई है कि तेज हवाएं और बढ़ सकती है, इसकी रफ्तार कुछ घंटों में और ज्यादा तेज, और जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि आपको अपनी छतरी संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो पेड़ जहां टूटे हुए हैं कोई नुकसान ना हो, किस तरह की और ताजा अपडेट्स? प्रशांत, देखिए हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही हैं और जो बीएमसी दावा कर रही थी कि उन्होंने पूरी जो ट्रिमिंग है उसको ठीक जगह से कर ली है और जो भी दिक्कतें वो आम जनता को नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पहली तस्वीर देखिए, ये किस तरह से जो पेड़ है वो जड़ से पूरी तरह से बाहर आ चुका है, यानी कि इतना बड़ा पेड़ है वो सड़कों पे बीचों बीच गिरा हुआ है। और जहाँ ये गिरा है उसकी सबसे दूसरी अहम तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ मेरे हाथ पे देख सकते हैं बीएमसी का हेडक्वार्टर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो बीएमसी की तैयारियां थी वो पूरे शहर भर में छोड़िए, बीएमसी के दफ्तर के सामने ही इतना बड़ा पेड़ उखड़ कर नीचे गिर जाता है। और बीएमसी दावा करती है उन्होंने जो तूफान है उसको पूरी तरह से उनकी तैयारियां की हुई हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी तैयारियां किस तरीके की होंगी। अगर मैं अपने कैमरे पीछे से रमेश से बोलूंगा तो दूर दूर तक जो है कई पेड़ यहाँ पे गिरे हुए थे। अभी बीएमसी ने इसको साफ किया है। लेकिन ये जो पेड़ है वो खुद बीएमसी की इमारत जो है, बीएमसी का हेडक्वार्टर है, उसके सामने ही गिरा हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बीएमसी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि उन्होंने साइक्लोन टाउटो को लेकर पूरी तैयारियां की हैं, जो पेड़ है उसको ट्रिम करके छोड़ा हुआ है। लेकिन ट्रिम करने के बाद ये हाल है। बीएमसी का दफ्तर देखिए ठीक सामने है, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर ये बीएमसी का दफ्तर है और ठीक बीएमसी के दफ्तर के सामने ये पेड़ उखड़ के नीचे गिर जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बीएमसी अपने ऑफिस के सामने, अपने दफ्तर के सामने उनकी तैयारियां पूरी नहीं है। तो पूरे मुंबई में जो तैयारियां हैं वो किस हद तक रहेंगी। मानसून आने में महज 10 से 15 दिन का समय बाकी है। अब आप समझ सकते हैं कि बीएमसी की मानसून की तैयारी कैसे है। साइक्लोन की तैयारी को लेकर उन्होंने दावे किए थे, लेकिन दावे देखिए सामने आपके पीछे, मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बीएमसी के दावे हैं और ये दावे बीएमसी हेडक्वार्टर के ठीक सामने हैं।
तो आप अंदाजा लगाइए प्रशांत की बीएमसी की किस तरीके से उन्होंने साइक्लोन की तैयारी की थी, और बीएमसी दावा कर रही है कि जो बारिश होने वाली, जो मानसून आने वाला है मुंबई में, उसकी तैयारियां कैसी होंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी और आगे भी ये नुकसान हो सकता है, हवाएं तेज हो सकती है, बारिश और मूसलाधार हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये मुंबई और महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि गुजरात पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 8 से 9 बजे के बीच वहां ये टकराने वाला है तूफान टाउटे। गुजरात में टाउटे तूफान की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक टाउटे तूफान आज रात 8 बजे से 11 बजे के बीच पोरबंदर और भावनगर के बीच से होकर गुजरेगा। इस दौरान 155 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मतलब ये कि गुजरात में आज की रात भारी है और वहां तूफान की वजह से भारी नुकसान होने की भी आशंका है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से संपर्क में हैं। राज्य सरकार ने भी करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का दावा किया है। तूफान की वजह से राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। टाउटे तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, टाउटे तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। राज्य के 17 जिलों में 655 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। तूफान से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 388 टीमें और राजस्व अधिकारियों की 319 टीमों को लगाया गया है। તૈયારીને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। મેક્સિમમ લોકોનું સ્થળાંતર દરિયાઈ પટ્ટી ઉપર સૌરાષ્ટ્રના અને કચ્છના લગભગ ભારે વરસાદને કારણે પણ પ્રોબ્લેમ થશે, તો ભારે પવનને કારણે પ્રોબ્લેમ થાય તો અંદર પણ જે કાચા મકાન અને નદી કિનારે જે લોકો છે એમનું પણ શિફ્ટિંગના આદેશો અપાઈ ગયા છે। गुजरात के गिर सोमनाथ वेरावल में मौजूद हैं हमारे सहयोगी जनक दवे। जनक, समंदर किनारे आप जहां पर मौजूद हैं, लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया इन तैयारियों को लेकर के और ताज़ा हालात क्या बने हुए हैं? देखिए प्रशांत, लोगों के सुबह बात हुई थी, लेकिन फिलहाल तो अभी स्वघोषित कर्फ्यू जैसा है, किसी को भी घर से बाहर निकलने के लिए इजाज़त नहीं है। मैं फ़िलहाल अभी वेरावल का जो आउटस्कर्ट एरिया है और जो जहाँ पर ये कोस्टल एरिया है वहाँ पर हूँ। उफनती लहरें वो साफ तौर पे आपको बता रही है कि किस तरीके से अब साइक्लोन गुजरात के समुद्र तट को छू रहा है। सुबह से मैं जब लाइव कर रहा था अलग छोर पर, तब इस तरीके की लहरें नहीं दिख रही थी, लेकिन अब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि अब तूफ़ान है वो बेहद नज़दीक है। नज़दीक तो है ही, साथ में उसकी रफ्तार है वो ज़बरदस्त है। प्रशांत, 150 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज़ हवाएं अगर चलती है, 150 से 180 का इन्होंने आकलन जो किया है, जो फोरकास्टिंग है, उससे जब ऐसी हवाएं चलती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में न कि केवल कोस्टल, बल्कि ये पूरे गुजरात के ऊपर के जो पोरबंदर से लेके महुआ तक का जो बेल्ट है उसके बीच से गुजर रहा है। इसमें क्या शहर क्या गांव जो भी रास्ते में आएगा उसको ये अपनी चपेट में लेता जाएगा। और इसी के चलते प्रशासन ने भले ही अपनी सारी कोशिशें करी हो, लेकिन धड़कनें तेज़ है कि इतनी बड़ी त्रासदी के तौर पे कोरोना से अभी उभर रहे हैं हम लोग, ऐसे में ये दूसरी त्रासदी बनकर न रह जाए, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और यहाँ पर जो मरीज अभी एडमिट है अस्पतालों में, उनकी भी दरकार करनी है, क्योंकि इतने जब साइक्लोन आता है तब जो बिजली के खंभे हैं वो उखड़ जाते हैं। ऐसे में बिजली बाधित ना हो, ये सबसे बड़ा देखना सरकार के लिए टास्क है। और अभी प्रशांत आपसे बात कर रहा हूँ, तेज़ बारिश अब धीरे शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। पहले से मौसम पूरा बदल गया है दोपहर के बाद से, और 5 बजे के बाद यहाँ पर जब मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 5 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि बेहद करीब होगा साइक्लोन, और यहाँ से केवल 100 किलोमीटर करीब होगा, और उसको तट को टच करने में 7:30 से 8 बजे तक पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। और खास तौर पर वेरावल जो मैं सेंटर में हूँ, पोरबंदर और महुआ के बीच में, तो इस इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, ये प्रशासन का मानना है। अपना भी आप ख्याल रखें, लगातार आपसे अपडेट्स भी लेंगे कि किस तरह की तैयारी गुजरात में, और जबकि
और आगे, जबकि 8 से 11 बजे के बीच ये गुजरात के समुद्री तटों से टकराएगा, वहां एक दिक्कत और ज्यादा, दोहरा संकट इस वक्त। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी। खबर टाउटे तूफान की वजह से बॉम्बे हाई में एक दूसरी कंपनी के 137 लोग और फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हीरा ऑयल फील्ड के 273 कर्मचारी वहां फंसे हुए थे और अब वहां दूसरी और कंपनी के 137 लोगों के फंसने की खबर है। मतलब ये कि बॉम्बे हाई में अब कुल मिलाकर 410 लोग फंसे हुए हैं इस तूफान की वजह से, जिन्हें निकालने के लिए नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तलवार को रवाना किया गया और आईएनएस कोलकाता को भी कर्मचारियों को रेस्क्यू करने के लिए बॉम्बे हाई के लिए रवाना किया गया है। बॉम्बे हाई बीच समंदर में है। नेचुरल ऑयल और मिनरल निकालने की एक जगह है जहां कर्मचारी मौजूद थे, जिनकी तादाद 410, लेकिन टाउटे तूफान की वजह से वो बीच में ही फंसे हुए हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से। विवेक, क्या ताजा हालात बने हुए हैं बॉम्बे हाई में, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? प्रशांत, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से साइक्लोन टाइटो अपने पूरे सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है और अब जो जानकारी मिल रही है कि बॉम्बे हाई में तकरीबन 2 बार्ज हैं। आपको बताना चाहेंगे, बार्ज एक बोट जैसा बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है जो नेचुरल मिनरल को निकालने के लिए काम आता है। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां उस बार्ज का इस्तेमाल करती हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है कि 2 बार्ज हैं, जिसमें तकरीबन एक बार्ज में 237 लोग और दूसरे बार्ज में 137 और 273 लोग उस बार्ज में फंसे हुए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दोनों बार्ज में 410 लोग की जानें अटकी हुई हैं और जो नेवी है वो अपने तो पूरी कोशिश कर रहा है कि इन जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यही वजह है कि नेवी के 3 बड़े वॉरशिप आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तलवार, ये तीनों मुंबई हार्बर से निकल चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि वो बॉम्बे हाई में जल्द से जल्द पहुंच सके ताकि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकल जाए। क्योंकि अहम समय यह है कि जब जो साइक्लोन टाइटू था वो बॉम्बे से क्रॉस होकर अभी निकल रहा है और धीरे धीरे बॉम्बे हाई की तरफ पहुंच रहा है, उसके बाद वो गुजरात पहुंचेगा। आप समझ सकते हैं बॉम्बे हाई जो मुंबई की समुद्री सीमा से तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं। हवाएं कितनी तेज चल रही है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और समुद्र की लहरें भी वो भी काफी तेज उठ रही हैं। तो ऐसे में नेवी का इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। लेकिन नेवी का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने 3 अपने वॉरशिप जहाजों को निकाला हुआ है और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक जान को वो सुरक्षित बचाएं और मुंबई के हार्बर तक लेके आए। प्रशांत, जंगी जहाजों को भी तैनात किया जा रहा है। 410 लोग फंसे हुए हैं बॉम्बे हाई में, ऐसी जगह जहां मिनरल निकाला जाता है, और अब नेवी ने अपने जहाज भी वहां रवाना कर दिए हैं। लेकिन उधर कर्नाटक के मंगलुरु के पास में अरब सागर में फंसे 9 लोगों को कोस्ट गार्ड के जवानों ने बचा लिया है। नाव पर सवार ये सभी लोग टाउटे तूफान की वजह से समंदर में फंस गए थे, जिसका पता चलने के बाद फौरन समंदर में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इनमें से 5 लोगों को तो एक जहाज की मदद से और बाकी बचे 4 लोगों को नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। All the 9 persons are lifted. They are safe and they are healthy. लेकिन इस तरह की कोई और दिक्कत ना हो, गुजरात पर सभी की निगाहें भी है इस वक्त कि अब जबकि 8 से 10 बजे के बीच सबसे अहम ये वक्त होगा। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त वेरावल में है, गिर सोमनाथ के नजदीक समंदर के किनारे। अब तो इन समुद्री इलाके से आपको भी कुछ दूरी बनानी पड़ेगी जनक, लेकिन क्या ताजा हालात आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, देखिए, मैंने प्रशांत आपको पहले ही कहा कि हमें 5 बजे से पहले ये जगह खाली करनी है। यहाँ पर फिर कोई अलाउ नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल समुद्र तट से सटा हुआ, बिल्कुल समुद्र तट पर हूँ मैं, और यहाँ आसपास के पूरे इलाकों में जो जगह थी, जो कच्चे मकान थे, वहाँ जो रहने वाले लोग थे, उनको सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। पूरे गुजरात की बात करूँ तो सरकार ने दावा किया कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है। उसके अलावा भी जो मरीज़ हैं जो कोविड अस्पतालों में, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि उनके बिजली उनको
यहाँ पर मिलती रहे, लगातार DG-SAT वहाँ पर लगाया जाए, वो भी एक चुनौती के तौर पे है। और साथ में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि कई मरीज है वो क्रिटिकल है, उनका ऑक्सीजन सप्लाई कहीं खत्म नहीं होना चाहिए। तो पूरा का पूरा कोविड से फोकस प्रशासन का फिलहाल अभी साइक्लोन पर आके रुका हुआ है। और अभी इन इलाकों में मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने का प्रशासनिक दावा है। हमने जाके भी देखा, कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। तो ऐसे में ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन अब साइक्लोन जिस तरीके से तेज़ रफ्तार से आ रहा है, ऐसे साइक्लोन बहुत कम आते हैं। 1998 की से तुलना की जा रही है उस साइक्लोन की, जब इस तरीके का त्रासदी के तौर पे रहा था, तो ये भी 185 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जब हिट होगा तो उसमें बड़े शहर या गांव सबको अपने चपेट में लेने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में सबकी धड़कनें तेज है प्रशासनिक तौर पर, जब कोई इसकी ब्लूप्रिंट बनाई है उससे लड़ने की, उनकी भी धड़कनें तेज है कि इसे एक कुदरत के जो होगा जो किस तरीके से होगा और कैसे उससे हम जूझ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी प्रशासन के लिए भी है। हालांकि डटे हुए हैं लोग और इंतजार वहीं 8 बजे का है कि किस रफ्तार से वो यहाँ पर समुद्री तट को छूता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना भी होगा कि कुदरत की दोहरी मार, एक तरफ कोरोना से जंग और दूसरी तरफ टाउटे तूफान से भी ये लड़ाई लगातार जारी है और कम से कम लोगों को नुकसान हो, इसकी भी रणनीति। उधर मुंबई में टाउटे तूफान की वजह से बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में तो पानी भर गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3:30 बजे एक अहम बैठक भी बुलाई थी और उस बैठक में ये लगातार चर्चा की जा रही है कि किस तरह से और ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाकों में कई जगह तेज हवाएं चली, कई जगह पेड़ उखड़ गए, रेल की पटरियों पर ये गिर गए और अगले कुछ घंटों में तो मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपके सामने ये तस्वीर इसी बात की तस्दीक करती हुई। पहली तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की, जिसे 11 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। दूसरी तस्वीर है बांद्रा-वर्ली सीलिंग की, जिसे तूफान की वजह से बंद कर दिया गया। तीसरी तस्वीर घाटकोपर इलाके की है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़कर रेल की पटरियों पर गिर पड़े हैं। टाउटे तूफान की वजह से मुंबई एयरपोर्ट को 7 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। बताया गया कि मुंबई एयरपोर्ट सुबह 11 बजे से अब शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। पहले ये शाम 4 बजे तक बंद करने का आदेश था, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है एहतियात के तौर पर। इतना ही नहीं, आने वाली फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। मुंबई के कई इलाकों में तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और कई जगह जबरदस्त जल जमाव देखा जा रहा है। आशीष हमारे सहयोगी परेल इलाके में मौजूद हैं इस वक्त, जहां बड़ा जल जमाव। आशीष, क्या ताजा हालात बने हुए हैं? लोगों को कोई दिक्कत महसूस ना हो, आश्वस्त हो, इसके लिए क्या तैयारियां की गई? कोई तैयारी नहीं की गई है प्रशांत। इस समय हम परेल के इलाके में खड़े हैं और जल जमाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। पानी का जो लेवल था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरीके से जाम हो गया है। जो गाड़ियाँ पानी घुस जाने की वजह से बंद पड़ी हैं, उन्हें यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वो धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं। कई ऐसे बसेस हैं, कई ऐसे एम्बुलेंसेस हैं जिनमें कई मरीज़ हैं, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे पास ही में टाटा हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल और वाडिया अस्पताल जैसे बड़े बड़े अस्पताल जो BMC के हैं वो यहाँ पर हैं। कई मरीज़ों का यहाँ इस रास्ते से आना जाना होता है। आपको बताना चाहेंगे कि थाना चेंबूर से लेकर साउथ मुंबई को जोड़ने वाला ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ जल जमाव होने के वजह से आप देख सकते हैं खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल। आप कैमरा पर्सन गणेश से कहूँगा कि अगर दिखा सके तो देखिए, एक टैक्सी जो जा रही है उसे यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो धक्का मार के पानी से बाहर निकाल रहे हैं। पानी जाने की वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी प्रशांत। और इस तकलीफ को महसूस किया जा सकता है कैसी दोहरी जंग लड़ी जा रही है, एक तरफ कोरोना से तो दूसरी तरफ टाउटे तूफान से आई इन दिक्कतों से भी। आप अपना ख्याल रखें, समुचित दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये एक विकट विपदा की घड़ी है। लगातार अपडेट्स आपसे भी लेंगे जनक, आशीष और विवेक, लेकिन टाउटे तूफान से टक्कर लेने की तैयारी भी, और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन में। PM मोदी टाउटे तूफान की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक कर चुके हैं।
पीएम ने तूफान से निपटने के लिए जरूरी निर्देश देते हुए समय रहते ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए भी कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबंधित राज्यों के सीएम से बातचीत की है, तैयारियों का जायजा लिया है, विस्तार से उनके बारे में पूछताछ की है। केंद्र ने राज्यों को पूरी तरह से मदद का भरोसा भी दिया है। समय रहते प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है और टाउटे तूफान पर तैयारियों और नुकसान की विस्तार से जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने फोन कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जानने की कोशिश की कि टाउटे तूफान को लेकर किस तरह की व्यवस्था है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। प्राथमिकता यह रही कि लोगों को नुकसान ना हो और समय रहते उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए। तो जहां पश्चिमी इलाकों में टाउटे तूफान से जंग है, तो सियासी तूफान इधर पूर्वी इलाके में यानी पश्चिम बंगाल में। बंगाल से यह बड़ी खबर, नारदा केस में गिरफ्तार टीएमसी के नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर सुनवाई चल रही है। वहीं इस दौरान नेताओं के वकीलों ने इनकी जमानत याचिका भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। इससे पहले टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से बौखलाए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पार्टी के झंडे लेकर लगातार नारेबाजी करते दिए। और इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें वहां से जाने के लिए कहा तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मियों पर ही पथराव शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कुछ देर पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीबीआई दफ्तर लाए गए वो आरोपी टीएमसी नेता, उनकी गिरफ्तारी की गई, चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ता पथराव करने लगे सुरक्षा बल पर। और ये तस्वीर सीबीआई दफ्तर के बाहर की है, जबकि चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी चल रही है सीबीआई की ओर से। 2014 का यह भ्रष्टाचार का मामला है। टीएमसी के बड़े नेताओं, जिसमें कि ममता सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, इन पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल से सीबीआई ने अनुमति ली और राज्यपाल ने ये जब इजाजत दी है तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। कई बड़े नाम इसमें शामिल। सीबीआई ने मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा को गिरफ्तार किया है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं, कोलकाता में मौजूद हैं। आशिका, पथराव सुरक्षा बल पर होने लगा, उसके बाद जिस तरह से एहतियात बरती जा रही है, क्या ताजा हालात वहां बने हुए हैं? यहाँ पर तस्वीर दिखा दूँ आपको। सबसे पहले तो प्रशांत, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी, आशीष दर, आप ज़रा तस्वीरें दिखाइए यहाँ की। आपको ये जो गेट है, ये जो बंद गेट है, इसके बाहर की तस्वीर देखिए। टीएमसी के झंडे आपको नज़र आएंगे और पुलिस बल, कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है, वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो लोग हैं इनको बाहर ही रोक कर रखा जाए। हालांकि इसके बावजूद यहाँ पर कई जो बैरिकेड हैं वो लगाए गए हैं और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी अंदर तैनात हैं, वो भी तैयार खड़े हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यहीं पर ठीक पत्थरबाजी, जूते फेंके गए थे और वो तस्वीर सामने आई थी। हालांकि उसके बाद ये जो बाहर का रास्ता है, गेट जो निज़ाम पैलेस, जो कि सीबीआई का ये यहाँ पर कार्यालय है, बाहर पूरी जो सड़क है वो पूरी तरह से भरी हुई है और लोग नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पत्थरबाजी भी कर चुके हैं, कुछ गाड़ियों को तोड़ने की भी यहाँ पर कोशिश हुई है। गाड़ियों पर भी पथराव, सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव। बने रहें आप हमारे साथ। ये एक अहम स्थिति भी, क्योंकि खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर में ही। बंगाल में 2 मंत्रियों और टीएमसी के एक विधायक की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि वो लगभग धरने पर ही बैठी नजर आ रही हैं। पिछले करीब 5 घंटे से ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं। इससे पहले आज सुबह सीबीआई ने राज्य के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा को कोलकाता में, साथ ही साथ कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को भी गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें दफ्तर ले आई। लेकिन टीएमसी नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाने के बाद बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब उन्हें हटाया गया तो सुरक्षा बल पर ही पथराव किया गया।
आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, जब टीएमसी के नेता भी वहां पहुंच गए, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री पहुंची हैं, लेकिन सुरक्षा बल पर पथराव टीएमसी की ओर से, इसे क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? कोई प्रतिक्रिया टीएमसी की ओर से कि कार्यकर्ता ऐसी हरकत ना करें? देखिए, करीब करीब 5 घंटे का वक्त बीत चुका है, 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ममता बनर्जी अंदर 14 तल्ले पर विजिटर्स रूम में बैठी हुई हैं। उनका यही कहना है कि हमारे नेताओं को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, नहीं करते तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और दूसरी तरफ ये तस्वीर कि ठीक जो गेट है उस पर टीएमसी की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। सड़क जो है पूरी तरह से खचाखच भरा है। मैं आपको याद दिला दूं कि राज्य में लॉकडाउन की परिस्थिति है, जहाँ खुद राज्य सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, किसी भी तरह से पॉलिटिकल किसी भी समावेश को अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद इसके तस्वीर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता गेट पर पूरी तरह से लगातार कई घंटों से नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर जो मौजूद है वो पूरी तरह से रोक कर रखे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी कोलकाता पुलिस के यहाँ पर खुद मौजूद हैं। और इसके बाद ये बैरिकेड के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया आपको, सेंट्रल फोर्सेस की भी टीम यहाँ पर मौजूद जी। लेकिन ये शोर शराबा और हंगामा अब भी नहीं थम रहा है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया और ममता सरकार पर हमला किया। ट्वीट करते हुए राज्यपाल ने लिखा, ममता दीदी, ये पूरी तरह से अव्यवस्था और अराजकता, पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे खड़ी है। उम्मीद है आप इस अव्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नाकामी के नतीजों से वाकिफ होंगी। जरूरत है कि माहौल को काबू किया जाए, जो कि हर पल बिगड़ता चला जा रहा है। बंगाल में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर सीबीआई ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीबीआई ने बताया कि टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी नारदा केस में हुई है। CBI has today arrested 4 then ministers of government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. तो सीबीआई की कार्रवाई से नाराज टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में निजाम पैलेस के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। निजाम पैलेस, जहां सीबीआई का दफ्तर है कोलकाता में, और जब उन्हें यहां से दूर जाने के लिए कहा गया तो इन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले सीबीआई के अधिकारी जब ममता सरकार के मंत्री फिहाद हकीम के घर पहुंचे, तब वहां उनके कुछ समर्थक भी पहुंच गए और उन्होंने सीबीआई कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया था। नारदा केस में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का हुगली में भी विरोध किया गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया और बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। और दोहरी तकलीफ में देश, सबसे बड़ी जंग कोरोना के खिलाफ। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस राहत देने वाली भी खबर आई। कई दिनों के बाद आज देश में कोरोना के मामले 3 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,81,386 नए मरीज मिले। हालांकि इस दौरान कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 4,000 के ऊपर दर्ज किया गया। एक दिन में 4,106 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। इस दौरान 3,78,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में आज पहली बार ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली के पास नोएडा से इस मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे वैक्सीन लगवाने पहुंचे। हालांकि इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं।
आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। अब आप पूछेंगे कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन क्या होता है, तो इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं तो आप अपने व्हीकल से यहाँ पर आएंगे और आप अपने व्हीकल के अंदर ही बैठे रहेंगे और आपको वैक्सीन लग जाएगी। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस नहीं होगा। ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, दरअसल नोएडा का एक मॉल है जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ पर आए हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हों चाहे वो 2 व्हीलर हों। अलग अलग जिसके पास जो गाड़ी है उस गाड़ी से वो यहाँ पर आया है, जिसने जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो यहाँ पर जांचा जा रहा है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लोग बैठे हैं वो इनका रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। इसके लिए जो शख्स यहाँ पर पहुँचा है उसे गाड़ी से निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी इनको दिखाएगा, इनकी तमाम आईडी चेक की जाएंगी। टाइम स्लॉट आपको ज़रूर लेना पड़ेगा जो कोविन ऐप से मिलता है। उसके बाद इस तरीके से ये दूसरे जगह पर पहुंचेंगे, वो दूसरी जगह वो होगी जहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद, अपनी आईडी चेक कराने के बाद लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है वो लोगों को वैक्सीन लगती है और वैक्सीन के लिए भी उन्हें गाड़ी में ही बैठा रहना होगा, गाड़ी से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि लोगों के आसपास ही ज़्यादा दूर नहीं ट्रैवल करना पड़े, उनको आराम से मिल जाए। जो 45 से जो भी है अपनी गाड़ी से आके कम से कम भीड़ भाड़ से किसी तरह का वो दिक्कत नहीं है और अपना किसी तरह की वो परेशानी भी नहीं है। अदरवाइज क्या है कि मान लीजिए हम भीड़ में जाते हैं, जिस वजह से डर रहे हैं वो चीज़ डर खत्म हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा कोई। बहुत अच्छा सा लग गया, गाड़ी में बैठे हुए लग गया, आसान है। ये नहीं कि किसी के शरीर टच करना, ये सब से बचा हुआ है। और ये है ड्राइव थ्रू मुहिम जिसमें कि गाड़ी में बैठे बैठे ही आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और नोएडा के साथ साथ हरियाणा के गुरुग्राम में भी ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम के एमजी रोड पर एक मॉल में ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है जिसमें लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवाई। हालांकि इसके लिए लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोग ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में और यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मॉल के आगे, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एमजी मेट्रो स्टेशन है और इस मेट्रो स्टेशन के सामने जो मॉल है उस मॉल के सामने यहाँ पर हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, मॉल के स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और साथ ही यहाँ पर लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी हुई है। ये लंबी लाइनें इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुरुग्राम प्रशासन द्वारा पहल चलाई जा रही है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन और यहाँ पर उसी वजह से जो है लोग अपनी गाड़ियों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हुए हैं, सेकेंड डोज की वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं यहाँ पर, यानी ये जो पहल है लोग अपनी गाड़ियों में ही आएंगे और गाड़ियों में ही बैठे रहेंगे और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं इनको वैक्सीन लगाएंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? ये गुड़गांव से आए। कितने देर से यहाँ पर खड़े हैं? सुबह 7:30 बजे से खड़े हैं। मोदी जी लाइन वालों ने लगवा रखा है लाइन पे। वैक्सीन लेना है सेकेंड डोज? कोवैक्सीन लगाना है। कितनी मुश्किलें हो रही हैं? 1 महीने बाद टाइम तो मिला नहीं, तो ये ड्राइव इन है तो यहाँ पे लग रहे हैं लाइन पे। ऐप पे अप्लाई करते हैं लेकिन ऐप पे टाइम तो मिल नहीं रहा। जब ड्राइव इन एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आई, हमने कहा ट्राई करते हैं, मिलती है। हर कोई चाहता है कि वो कोरोना पर जीत हासिल करे और इसी वजह से हर कोई जो नागरिक है वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन, दोनों डोज का जो वैक्सीन है वो लगवा ले। गुरुग्राम प्रशासन जो है यहाँ पर एक पहल शुरू किया है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन और उसी पहल के तहत लोग अपने गाड़ियों से आते हैं और यहाँ पर गाड़ियों से आने के बाद यहाँ पर वो वैक्सीन लगवाते हैं। ये जो गाड़ी है ये अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रही है। लोग अपनी गाड़ी में ही बैठकर वैक्सीन लगवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थर्मल चेकिंग की गई। थर्मल चेकिंग करने के बाद ये गाड़ी जो है ये अंदर मॉल के बेसमेंट में जाएगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है अंदर मॉल के बेसमेंट में जा रही है और हम आपको वो पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जो गुरुग्राम प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है वो किस तरीके से ये यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में जो है ये जो गाड़ी है वो ये गाड़ी अब यहाँ से बेसमेंट की तरफ जा रही है। यहाँ भी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, वॉलंटियर मौजूद हैं जो कि इन्हें गेट पे ही एक पर्चा दिया गया था जिस पर्चे में इनको अपना आधार नंबर, नाम और पहला डोज कब लिया गया था, केवल सेकंड डोज ही यहाँ पर
दिया जा रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके हाथ में पर्चा है, उस पर्चे को ये यहाँ पर जो ये काउंटर बनाया गया है स्वास्थ्य कर्मियों को, ये पर्चा दे रहे हैं। यहाँ पर पर्चा देने के बाद यहाँ पर ये चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर यहाँ से ये लोग जो है नीचे की तरफ और बेसमेंट में जाएंगे। वजह साफ है कि कई ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में जाकर वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लैब की बनाई गई दवा 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। उन्होंने इस दवा को इस्तेमाल से कोरोना मरीजों को काफी फायदा होने की भी उम्मीद जताई है। साथ ही साथ इस दवा को बनाने वाले वैज्ञानिकों को उन्होंने धन्यवाद दिया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उनके साथ वहां मौजूद रहे और बताया गया कि ये दवा कोरोना मरीजों को पानी में घोलकर पिलाई जाएगी। इस दवा को DGCI की भी तरफ से मंजूरी मिल गई। जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं ये कहूंगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर। कोरोना की दवा लॉन्च होने के बाद DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने भी बताया कि ये दवा शुरुआत में दिल्ली के एम्स और DRDO के अस्पतालों में दी जा रही है और बहुत जल्द देश में दूसरी जगहों पर भी इसकी उपलब्धता होगी। टोटल प्रोडक्शन ये वीक में अभी 10,000 के आसपास होंगे और ये मैं जो बताया था पहले आज एम्स को दे रहा है और AFMS को दे रहा है और DRDO हॉस्पिटल्स में भी दे रहा है। उसके बाद हम जो लिस्ट है उसके बाद देख के जितना इधर कंज्यूम हो रहा है उसको कितना बचा है वो देख के देते रहेंगे। तो बाकी राज्यों में क्या है सर? बाकी राज्यों में नेक्स्ट फेज में देंगे। अच्छा, अभी थोड़ा दिल्ली है, बाजू में दे देंगे।